गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने 30th नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के जो फाउंडेशन डे है उस पर उनको एड्रेस किया है। तो इस बार का जो थीम है वो है शी द चेंज मेकर। तो अब हमको उनके एड्रेस के बारे में तो नहीं पता होना चाहिए, बट हमें इतना पता होना चाहिए कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है क्या। तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के अंडर बनाई गई थी। और ये विमेन को इक्वालिटी, इक्वल पार्टिसिपेशन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ जो है उसके लिए इसका ये मिशन है, ये उसकी तरफ काम करती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल सेफ गार्ड्स जो विमेन के लिए होते हैं उनको रिव्यू करती है। फिर लेजिस्लेटिव मेजर्स जो होते हैं रेमेडियल, वो उनको देती है। फिर उनकी जो कोई ग्रीवेंसेज हैं होती हैं उनको एड्रेस करने का काम करती हैं। जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो या फिर नेशनल गवर्नमेंट हो, उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं जो विमेन को इफेक्ट कर सकती हैं उससे रिलेटेड जो है वो एडवाइस देती हैं गवर्नमेंट को। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हमको देखने को मिली है कि कोविड के सिचुएशन में जो सेकंड वेव आई उसके बाद लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। तो ये अवास्कुलर नेक्रोसिस है क्या? इसमें क्या होता है कि आपकी जो बोन है वो उसकी डेथ होनी शुरू हो जाती है, मतलब वो अ, खराब होनी शुरू हो जाती है। वो बोन में लॉन्ग टर्म एक तरह से ये कोविड की कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को सामने आई है ये, कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस लोगों को हो रहा है। तो अब जो है इसीलिए जो है एम्स ने कहा है आईसीएमआर को कि हमें एक लॉन्ग टर्म स्टडी करनी चाहिए कि कितने लोगों को ऐसा जो है हो रहा है, एवियन की जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वैसे कोविड से पहले भी ये होता था वेस्कुलर नेक्रोसिस। उसमें होता क्या है कि आपके खासकर जो आपकी जो हिप बोन है जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका होता है। तो इसमें होता क्या है कि आपके जो है ब्लड सप्लाई जो है आपकी बोन को वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। उससे क्या होता है कि बोन की डेंसिटी कम होने लगती है, वेट बेयरिंग की उसकी कैपेसिटी कम होने लगती है, तो लोगों को वहाँ पर पेन होना शुरू हो जाता है। और अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, थर्ड फोर्थ स्टेज में आए, तो रिप्लेसमेंट सर्जरी भी करनी पड़ती है, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी भी करनी पड़ती है। ठीक है। तो अब जो है ये आपका कोविड से पहले स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म या स्टेरॉयड यूज़ की वजह से होता था, लेकिन अब कोविड में भी देखने को मिला है कि कोविड की भी एक तरह से लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन सामने आई है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है मॉडर्ना एचआईवी। तो ये उन्होंने एक वैक्सीन बनाई है मॉडर्ना ने, जैसे आपकी फाइजर है वैसे मॉडर्ना की भी आपकी एमआरएनए वैक्सीन थी। तो मॉडर्ना ने एचआईवी की एक ऐसी वैक्सीन बनाई है जो कि एच आई वी 1 एंटीबॉडीज़ जिनको बी नैब्स कहते हैं वो बॉडी में बनाएंगे और जो है एचआईवी के अगेंस्ट वो काम करेगा। ठीक है। तो आपको पता है एचआईवी एड्स के खिलाफ अभी तक कोई हमारे पास कोई पोटेंट वेपन नहीं है वैक्सीन के तरह, या इवन कोई हमारे पास इवन उनसे ट्रीटमेंट के लिए भी ऑफ कोर्स कुछ हमारे पास अभी तक ऐसा है नहीं है। तो मॉडर्ना की इससे पहले भी कई कंपनीज ट्राई कर चुकी हैं, बट ये एक एमआरएनए वैक्सीन पहली बार बनाई गई है। और इसको जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन और हेल्थ साइंसेज में जो है वो इस हफ्ते ट्राई किया गया है। तो अब इसमें होगा क्या कि बी नैब्स जो आपके एंटीजेंस होंगे, जैसे आपकी जो है कोविड की वैक्सीन में भी आपकी बॉडी में एंटीजेंस बनते हैं उस वायरस को जो है से लड़ने के लिए। तो अभी ये हमारी बॉडी में बी सेल्स जो होते हैं, जो आपके 3 लाख बी सेल्स होते हैं, उनमें से एक सिर्फ ऐसा है जो कि जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो बी नैब्स बना सकता है। बी नैब्स आपकी जो एचआईवी से लड़ने के काम आएंगी, वो एंटीबॉडीज़ हैं। तो अब ये ट्रायल जो है वो चल रहा है। mRNA-1644 और mRNA-1644V2, ये कोर, ये 2 तरह की वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जिसका जो है ट्रायल चल रहा है। और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो 2023 में हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है इंडिया एशियन डिजिटल वर्क प्लान 2022। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एशियान के साथ डिजिटल मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई इंडिया की, और उसमें ये एनुअल मीटिंग होती है हमारी। टेलीकॉम मिनिस्टर्स जो हैं 10 एशियन कंट्रीज़ के, वो हमारे साथ आते हैं। टॉक हम एक तरह से एक वर्चुअल, या इस बार जैसे वर्चुअल समिट हुई है, पर हम सब बात करते हैं और रीजनल डिजिटल कोऑपरेशन को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। तो अब इस बार प्लान क्या किया गया है? इस बार ये प्लान किया गया है कि जो आपके मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाते हैं या फिर वो काउंटरफीट नकली हैं, और वाईफाई एक्सेस जो नेटवर्क इंटरफेस है, इसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, कैसे सिक्योर रख सकते हैं। नेशन वाइड पब्लिक इंटरनेट हम कैसे जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे हम कैसे कॉपरेशन कर सकते हैं, 5G, एडवांस सैटेलाइट, इन सब के ऊपर बात की गई है। तो ये इस साल का 2022 का ये प्लान है। तो एशियान के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, 10 इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं,
ब्रुनाई, कंबोडिया, यहाँ पर लिखी हुई है देखो, ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया एटसेट्रा। तो ये सारी इसकी कंट्रीज़ हैं। पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी के लिए इसको बनाया गया था। वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी इसका मोटो है। 8 अगस्त को इसको बनाया गया था, तो इसलिए 8 अगस्त को एशियन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो 1967 में जो है इसको बनाया गया था। तो वैसे अब ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, बट ये बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो एशियन सेक्रेटरीट जो है वो आपका इंडोनेशिया में पड़ता है, जकार्ता में। तो ये फैक्ट भी आप याद रख लेना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रानेसल वैक्सीन। तो डीसीजीआई जो है उन्होंने भारत बायोटेक जिन्होंने कोक वैक्सीन बनाई है, उनकी एक इंटरनेशनल जो है वैक्सीन का जो है वो भी ट्रायल, उसके बूस्टर डोजेस का भी जो है वो ट्रायल शुरू कर दिया है कि हमने जो हमारी अभी तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है, हमने 2 डोज वैक्सीन जो है वो कंप्लीट कर ली है, तो हम क्या इंटरनेशनल वैक्सीन को एज अ बूस्टर डोज दे सकते हैं लोगों को। तो उसके लिए जो है ट्रायल्स शुरू कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल वैक्सीन क्या होती है कि ये आपको इंजेक्शन की तरह नहीं दी जाती। जैसे आप इनहेल करते हो, जैसे आप इनहेलर का यूज़ करते हो, वैसे ही ये इनहेल की जाती है, ठीक है। तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। तो इसके फ़ायदे, तो पहली बात तो आपको जब भी आपको कोविड होगा, ठीक है, टच वुड, जिसको भी कोविड होता है तो उसको म्यूकोसा, म्यूकोसा क्या होता है, आपके नाक में जो है, आपके जो है नोज़ में, माउथ में, आपके जो है जो थ्रोट में ये टिश्यूज़ होते हैं। तो इसको सबसे पहले अटैक करता है कोविड, और उसी की वजह से बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो ये वैक्सीन्स जो हैं इसी जगह पर, ये जब आप इनहेल करोगे तो ये वहाँ पर जाके बैठ जाएँगे, इनके जो है जो इसके लिए एलिमेंट्स, और ये उसी को ही टारगेट कर रहे हैं डायरेक्टली, रादर दैन हम ब्लड में कोई वैक्सीन डालें, उसके बजाय हम इसके ऐसी जगह पर डाल दें जहाँ पर सबसे पहले वायरस आएगा, वहीं पर उसको टारगेट कर लिया जाए, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल वैक्सीन का सबसे बड़ा फ़ायदा है। और ये अ, बहुत टाइम अब आपकी क्या होगी, जो आपकी ब्लड में वैक्सीन गई है उसमें क्या होगा कि आपका वायरस पूरा बॉडी में जब एंटर कर जाएगा तब वो काम करना शुरू करेंगी। इसमें तो क्या है, आपका म्यूकोसा, आपने वहीं पर वैक्सीन का जो है उसको जो है इनहेल कर लिया, वहाँ पर उसको आपने जो है वैक्सीन रख ली, और जब भी वायरस जैसे ही एंटर करने की कोशिश करता है, वहीं पर वो वैक्सीन जो है वो उसी टाइम स्टार्ट कर देती है उससे फाइट करना, ठीक है। तो ये इसके ज़्यादा फायदे हैं इसीलिए। और इससे इम्पॉर्टेंट एक ये क्या है कि आपके जो अभी आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें आपको नीडल्स, सिरिंजेस चाहिए, फिर आपको जो है और बहुत सारी जो है इंजरीज हो जाती हैं कुछ लोगों को, कि कुछ लोगों को जो है वो इसकी वजह से अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको कुछ जो है सेफ्टी इश्यूज़ होते हैं। तो इसके इसके कंपैरिज़न में जो आपके इंजेक्टेबल वैक्सीन्स के कंपैरिज़न में इंट्रानेसल वैक्सीन बहुत ही ईज़ी टू एडमिनिस्टर है, सिर्फ़ आपको इनहेल करना है उसको, ठीक है। और ये एक सिंगल डोज़ वैक्सीन है, ठीक है। तो इसको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत लंबे लेवल पर इसको मैन्युफैक्चरिंग को हम स्केल अप भी कर सकते हैं, और ये लोगों को, हमारे को जैसे इंडिया में बिलियन से भी ज़्यादा वैक्सीन्स चाहिए होती हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है सेप्टेमेरेंथस। तो सेप्टेमेरेंथस एक पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट है। पैरासिटिक प्लांट क्या होता है, जो खुद तो ग्रो नहीं कर सकता, उसकी खुद की एबिलिटी नहीं है, वो क्या करता है, दूसरे किसी प्लांट के ऊपर चढ़ के उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसको खींचकर जो है वो खुद ग्रो होने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये सेप्टेमेरेंथस है, जो हमको निकोबार आइलैंड ग्रुप पर मिला है, और ये एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलता है, हमको ही पता लगा है। तो ये एक और प्लांट है, हॉर्सीफिल्डिया ग्लैब्रा, ठीक है, ब्लूम, जिसको ब्लूम बाब भी कहते हैं। तो ये उस प्लांट जिसको हम होस्ट स्पीशीज़ कहेंगे, उस होस्ट स्पीशीज़ के ऊपर ये उगता है, और इसके हार्ट शेप के जो है वो लीव्स होते हैं। सेप्टम, सेप्टम जो वर्ड है, इसमें सेप्टम का मतलब होता है 7, ठीक है। तो इसके फ्लावर्स के अरेंजमेंट के हिसाब से इसका नाम रखा गया है। तो ये लॉरेंथेसिया एक हेमी पैरासाइट है। हेमी पैरासाइट मतलब ये खुद तो नहीं बना सकता है न्यूट्रिशन अपना, तो इसलिए क्या करता है, ये होस्ट प्लांट के जो न्यूट्रिशन है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, कि वो होस्ट प्लांट जो न्यूट्रिशन लेगा उसी का ही ये न्यूट्रिशन यूज़ करता है, ठीक है। इसके पास ग्रीन लीव्स हैं, और इसके ग्रीन लीव्स खुद जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली सारा न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट नहीं है, बट इसके जो खुद के लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अल्ट्रा लॉन्ग मैग्नेटार। तो साइंटिस्ट ने एक बहुत ही डेंस स्टार देखा है, और ये आपका मर्चिसन वाइड फील्ड अरे टेलीस्कोप जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ से ऑब्जर्व किया गया है। और ये अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटार है, ठीक है। तो मैग्नेटार जो है वो कैसे होते हैं, 2 तरह के न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, पहली बात तो एक ऐसा स्टार, मासिव स्टार, जिसका कोर जो है वो कोलैप्स हो गया, उसकी डेथ के बाद उसका कोर कोलैप्स हो गया। तो उससे 2 तरह के जो है वो एक तरह से न्यूट्रॉन स्टार्स बनते हैं। एक तो होते हैं पल्सर्स जिसको हम कहते हैं, और दूसरा होता है ये मैग्नेटार, ठीक है। तो पल्सर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से स्पिन करते हैं, लेकिन मैग्नेटार जो हैं वो बहुत मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन वो बहुत स्लो
जो है वो स्पिन करते हैं, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं, एक तो पल्सर्स और मैग्नेटार। पल्सर्स बहुत हाई स्पीड पर स्पिन करते हैं और जो मैग्नेटार्स होते हैं वो स्लो स्पीड पर स्पिन करते हैं, लेकिन वो हाईली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटार जो है वो देखा गया कि बहुत ही क्लोज है अर्थ के, और मैग्नेटार जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेडियो पल्सेशंस, मतलब 1 मिली सेकंड में या बहुत ही कम टाइम में एक बहुत ज़्यादा रेडियो जो है वो जो है आपका छोड़ता है, रेडियो वेव्स को छोड़ रहा है ये। तो मतलब एमिट कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसको हमने देखने को मिला है कि रेडियो पल्सेशंस बहुत ज़्यादा जो ये एमिट कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही जो आपके स्टार्स होते थे जिनको कोलैप्स हो गए हैं, उनका कोर कोलैप्स हो गया, उसमें से बनते हैं ये मैग्नेटार, एक न्यूट्रॉन स्टार की तरह में से बनते हैं। एक न्यूट्रॉन स्टार होते हैं ये, और ये बहुत ही पावरफुल होते हैं और बहुत मासिव होते हैं, इवन हमारे सन से भी ज़्यादा मासिव होते हैं। तो ये हमारे अगर जितना एक टाइम पर जितना एनर्जी रिलीज़ करता है हमारा सन, आई एम सॉरी, जितने ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में, उतनी हमारा सन जो है वो उतनी एनर्जी 10,000 या 20,000 सालों में जाकर एमिट करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है मैग्नेटार, तो इनको इसलिए स्टडी किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। तो केरला गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं क्योंकि वो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है वो उसको गो अहेड कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ बहुत सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इवन जो मेट्रो मैन ई श्रीधरन जी हैं, उन्होंने भी ये बोला है। इवन जो आपके वेस्टर्न घाट्स के जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, माधव गाडगिल जी, जिन्होंने वेस्टर्न घाट्स के ऊपर रिपोर्ट दी थी, उन सब ने भी बोला है कि ये एक नीडलेसली बनाया जा रहा प्रोजेक्ट है और ये एनवायरनमेंट और इकोलॉजी केरला की ख़राब करेगा। बट फिर भी वहाँ की जो सीपीआई गवर्नमेंट है वो इसको जो है वो गो अहेड कर रही है। तो ये प्रोजेक्ट है क्या, नॉर्दर्न और सदर्न एंड को कनेक्ट करने का ये प्रोजेक्ट है, हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है, सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट। और अभी जो टाइम 12 घंटे लगते हैं नॉर्थ से साउथ जाने में या साउथ से नॉर्थ जाने में केरला में, वो सिर्फ 4 घंटे में पूरा हो जाएगा सफ़र, ठीक है। तो इसको 2025 तक बनाने का प्रोग्राम है। तिरुवनंतपुरम को जो है कासरगोड डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्थ का, उसके साथ कनेक्ट करने का ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो केरला गवर्नमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का एक जॉइंट वेंचर है KARDCL, वो मिलकर इस प्रोजेक्ट को बना रहा है। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि अब जो है इतनी ज़रूरत क्या है इस प्रोजेक्ट को बनाने की, उसमें कहा जा रहा है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एग्जिस्टिंग केरला में वो फ्यूचर की डिमांड को नहीं पूरा कर सकता। अब ये सारे ना गवर्नमेंट के आर्गूमेंट्स हैं कि ये फ्यूचर के जो डिमांड्स है उसको पूरा नहीं कर सकता है, और ट्रैफिक को डिकंजेस्ट करेगा, बहुत सारा ट्रैफिक जो है वो फास्ट इस तरफ मूव हो जाएगा, इसमें लोग ट्रैवल करना शुरू करेंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होंगे, रो सर्विसेज हम चलाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इंटीग्रेट कर देंगे एयरपोर्ट्स के साथ, आईटी कॉरिडोर्स के साथ। तो एक तरह से जो ट्रैवलिंग के जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा केरला में, ठीक है। तो ये सारे आर्गूमेंट जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं, केरला गवर्नमेंट के। अब ये लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि इसको बनाने से ज़्यादा आप कुछ और ऑल्टरनेटिव देख सकते थे, क्योंकि इसमें हमारी इकोलॉजी का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें कितने ज़्यादा ट्रीज सोचो जाएंगे और इकोलॉजी को बहुत नुकसान होगा, ठीक है। सो एनीवेज, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक, नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स in English. So the first topic is National Commission for Women. So PM Modi has recently addressed the 30th National Commission for Women Foundation Day program. So the theme for this program was she the change maker. Okay, so we do not need to go into the details of what the Prime Minister said. We just want to see what is this National Commission for Women. So it's a statutory body. It was founded under the National Commission for Women Act of 1990. So it was established in 1992, and its mission is to enable women to achieve equality and equal participation in all spheres of life. Okay, so its functions are to review the constitutional and legal safeguards for women, and it recommends remedial legislative measures also to the governments, either to the state or the central government. So it also facilitates redressal of grievances of women, and it also advises the government, either the local, state, or even the central government, on all policy matters affecting women. Okay, so now let us see the next topic, which is avascular necrosis. So this is this is a disease in which there is bone death, and it has been witnessed that it is one of the long-term post-COVID complications. People are suffering from it, and that's why AIMS has said
and it has asked the ICMR to conduct a study regarding regarding the same. So it is not something new. It also existed before COVID, but people got this avascular necrosis or due to smoking, alcoholism, or steroid use. But this avian or osteonecrosis is becoming widespread as a post-COVID complication in patients. So in under this disease, what happens? The blood supply to the bone, mostly to the hip bone, is restricted, and which leads to a loss of its density and weight bearing capacity. So slowly the bone starts dying, and if the disease is diagnosed in the first or second stage, then decompression surgeries are conducted. But if it reaches the third or fourth stage, then there is a need to replace the joint, or the hip bone is replaced. Okay, so now let us see the next topic, which is Moderna HIV. So Moderna is a company, you know, that like Pfizer, they have already developed this mRNA vaccine for COVID. So they have also developed this mRNA vaccine against the HIV. So this Moderna vaccine would elicit this HIV-1 antibodies, BNAbs. It is called BNAbs. So BNAbs are the antibodies which are used to fight the HIV virus or the AIDS virus. Okay, so the study is being conducted at George Washington University School of Medicine and Health Sciences, and first doses of experimental HIV vaccine antigens have been given to certain candidates, and there are certain types of B cells in our body. So only 1 in 3 lakh B cells have the capability to elicit BNAbs, that is the antibodies which will neutralize the virus. So this study is being conducted, and it's the first time when this mRNA vaccine for HIV is being made, and the results of this trial would come out in 2023. So now let us see the next topic, which is India ASEAN Digital Work Plan 2022. So second ASEAN Digital Ministers meeting was held recently with India on a virtual platform, and under this meeting, the 10 telecom ministers of ASEAN conducted a meeting with India's telecom minister, and they discussed the India ASEAN Digital Work Plan. Okay, so under this plan, we have agreed upon. Upon formulating a system so that we can combat the issue of stolen and counterfeit mobile handsets, to make our Wi-Fi access networks secure, and so as to provide nationwide public internet. So we also have agreed upon collaborating on future technologies like Internet of Things, 5G, advanced satellites, etc. So this is the plan between India and ASEAN, and we would be collaborating in this year on these areas. Okay, so about ASEAN, it was founded in 1967 on 8th August. That's why we celebrated as the ASEAN Day on 8th August, and its secretariat is located in Indonesia, that is in Jakarta, that is in Indonesia, and its motto is One Vision, One Identity, One Community. Okay, so it's a regional organization basically. So these are the 10 ASEAN member states which have been mentioned here. So these are the 10 states, and they are collaborating with India on such uh, digital mechanisms. Okay, so now let us see the next topic, which is intranasal vaccine. So DCGI has approved the trials of intranasal booster doses against COVID. So you know that this Bharat Biotech has made this vaccine, intranasal vaccine, which it has also made this co-vaccine, which is one of the candidates in India's vaccination program. And this intranasal vaccine is basically a vaccine which you inhale, and it is not injected in your blood. It is sprayed into your nostrils, and you inhale it, and instead of injecting it into your blood. Okay, so why this is more effective than an injectable vaccine? Because it is directly targeting the mucosa. So mucosa is the wet squishy tissues that are present in your nose and throat, or even your lung area. So what happens when the virus enters in your body? It stays on mucosa. So if there is a vaccine there, it's if your nostrils are sprayed with vaccine, then this virus would directly come into contact with the vaccine, and these antigens produced by the vaccines would directly fight with the virus. Okay, so instead of getting the virus in your body, and then the vaccine which has activated the antigens in your blood, rather than delaying that entire process,
this intranasal vaccine is more effective because it is fighting with the virus just whenever the virus has entered your body. Okay, so that's why it is more effective if we compare it with the other forms of vaccines, even the mRNA vaccines for that matter. Okay, because all of them are going into your blood. Okay, so instead of that, this intranasal vaccine is better. It is this they have given this the name of this vaccine is BBV154. It's a scientific name. Of course, when it would come commercially, they would give it a fancy name. So it's a non-invasive, you do not need to inject it. So there is no need for needles or even associated injuries with the vaccination program, and it is very easy to administer. You just have to inhale the vaccine. Okay, so it is also a single dose vaccine. So the government is thinking that it could be given a mandate and it could be utilized as a booster dose for the entire population, because it would also be very easy to make it on a large scale. Okay, so now let us see the next topic, which is Septamaranthus. So it's a parasitic flowering plant which has been found on the periphery of the tropical forests of Nicobar group of islands. And this parasitic plant parasites upon a plant species named bloomwab. Okay, so it has a modified root structure, and the stem of this tree anchors inside the bark of this host tree. Host tree is the tree upon which this plant is parasiting upon. Okay, so the what is unique about is this plant has heart shaped leaves, and septum here means the arrangement of flowers. So seven septum means seven, and it is referring here to the arrangement of flowers that this plant is having. Okay, so it belongs to the Loranthesia hemiparasite family, and it depends upon the host plant for nutrition. Okay, so it cannot uh, prepare its own foods for nutrition. It has to depend upon the host plant. That's why it is parasiting upon it. And of course, its green leaves are capable of photosynthesis. Okay, so just don't get confused. Its leaves can produce nutrition for it using photosynthesis, but for larger nutrients, it is dependent upon the host plant. So now let us see the next topic, which is ultra long magnetar. So the scientists at Murchison Whitefield Array Telescope, scientists at Western Australia, using the Murchison Whitefield Array Telescope, have uh, witnessed a very incredibly dense star. It's a magnetar actually, and there are two types of neutron stars. So it is a neutron star. There are two types of neutron stars: a magnetar and a pulsar. So so what is a neutron star first? Okay, so a neutron star is a star. Uh, there is a star actually, and after its death its core collapses and it becomes a massive star. Okay, a core of a massive star collapses and it becomes a neutron star. Okay, so if it is very highly magnetized but it is rotating very slowly, it is a magnetar. So magnetars are very massive, and if it has a fast spinning if it's a fast spinning neutron star, it would be not as massive as a magnetar, but it would be called as a pulsar because it is having a fast spinning neutron star. Okay, so this one is a magnetar and it is located relatively closer to the earth, and it could potentially power the radio pulsations. The researchers are saying that. So radio pulsations, what is radio pulsations? So in a unit of time, how much radio waves are being or radio pulsations are being emitted by the star. So this magnetar is pulsating a lot of energy or radio energy from it itself. Okay, at one point of time. So this magnetar is a neutron star, and it is 10 trillion times stronger than a refrigerator magnet and up to 1,000 times stronger than a typical neutron stars. Okay, so it releases more energy in just a fraction of second than the sun is capable of emitting in tens of thousands of years. Okay, so this is the amount of radio energy or the energy that this magnetar is emitting. Okay, so now let us see the next topic, which is silver line project. So it's a project of Kerala government. So amid all the protest against this project, the Kerala government has given a go ahead to this semi high speed railway project, which is connecting the northern and southern
ends of Kerala. So it will link Thiruvananthapuram and Kasargod, that is in north, and currently it takes about 12 hours to reach from Thiruvananthapuram to Kasargod. So this, after this project, it would take less than 4 hours, because the train, this semi high speed train, would travel at 200 kilometer per hour speed. So the deadline of this project is about 2025, and this project is being executed by a joint venture between Kerala government and Union Ministry of Railways. So what was the need of this project? So the government experts are saying that existing railway infrastructure in Kerala is not enough to meet the demands of the future, because and this project would help diverting a lot of traffic load from the existing stretch, and it would make faster travel faster for the commuters. It will also help in saving greenhouse gas emissions. It will also provide employment opportunities, integrate airports and IT corridors with it. So it would be a, a program for the future. Okay, but many environmentalists, including Madhav Gadgil, even the Metro man E. Sridharan, they are saying that it would come at a huge environmental cost, and this program is needless. There are certain alternatives to this program. We can make a an expressway to connect this instead of this silver line project. Okay, but instead of all these warnings, the Kerala government, the CPIM led Kerala government, is going ahead with this project. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.